Hi friends, how are you? Today we are going to learn 15th chapter of your SS textbook Economic Development. So, Standard 10 SS chapter number 15 Economic Development. What is this economic development? Economic development means how the country has progressed, not only in terms of money but all other facilities. So, we'll see a detailed understanding of economic development in this chapter. Those who are going to opt commerce in the future, it is a beginning for economics for them through 10th standard. So let us start the chapter economic development, chapter number 15. Now every person's morning begins in a different way. Many people lead their life full of material pleasure, but maximum people of the world are seen struggling for existence. हमारी सुबह कैसे होती है? We are planning for the day. आज कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, आज क्या खाएंगे, कौन सी मूवी देखेंगे, right? We think like that for our pleasure. But there are some people in the world, when they wake up, they have the first question from where the food will come. खाना कहाँ से मिलेगा? अगर वो दोपहर तक काम करते हैं तो दोपहर का खाना मिलता है, अगर रात तक काम करते हैं तो शाम का खाना मिलता है. तो these people are called poor. For these people who are called poor, physical pleasure, well-being और resting, ये तो सिर्फ एक imagination है उनके लिए, उनको ये सब नसीब नहीं होता. How has this situation originated? इसकी वजह क्या है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं. क्यों सोसाइटी में एक आदमी पैसे वाला और एक गरीब रह जाता है? कई बार आपने ये भी देखा होगा कि दो भाइयों में से एक भाई पैसे वाला हो जाता है, दूसरा गरीब रह जाता है. उसकी वजह क्या है? चलो कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर में. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट. कोई भी देश ऐसा नहीं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं पाना चाहता हो. बट ये डेवलपमेंट, ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है. मतलब सिर्फ पैसे से आगे नहीं बढ़ना है, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज हैविंग मैनी फेसेस. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब बहुत सारी चीज़ों में चेंज आ जाना. पैसे के अलावा भी कौन सी चीज़ें हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट शोज कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री. मतलब किसी भी देश की अगर इनकम कांस्टेंट बढ़ती है तो दैट शोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दैट इज ओनली इकोनॉमिक, मतलब सिर्फ पैसे का डेवलपमेंट है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ों को देखता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. नेशनल इनकम मतलब पूरे देश के जो लोग हैं, जैसे हम कुछ 135 करोड़ हैं, तो इतने सारे लोगों की जो इनकम है, ईयरली इनकम, उसका अगर हम सम टोटल करेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिलेगी. ओके. और दूसरा है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री. पर कैपिटा इनकम दैट इज कॉल्ड पर हेड इनकम ऑल्सो. अब ये पर हेड इनकम कैसे मिलते हैं? पर हेड इनकम यू कैन कॉल इट एज एवरेज इनकम ऑल्सो. मतलब इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, इंडिया में जितने भी लोग हैं, अगर नेशनल इनकम को इतने ही सारी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिलेगी पर कैपिटा इनकम. मतलब इंडिया की नेशनल इनकम को अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा पर कैपिटा इनकम. सो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. एक सिंपल मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ. सपोज एक टीम ने अगर एक मैच खेलते हुए 300 रन बनाए और पूरी 50 ओवर खेलने के बाद उन्होंने 300 रन बनाए हैं और उनकी 6 विकेट गिरी हैं, तो उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, सपोज 6 प्लेयर्स ने रन बनाए हैं वहाँ. ओके. तो 300 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 50 रन्स. तो यहाँ एवरेज 50 रन्स है. अब हो सकता है कि किसी ने 100 भी बनाए हो, किसी ने 150 भी बनाए हो, किसी ने 10 रन बनाए हो, किसी 2 रन बनाए हो, लेकिन एवरेज मिलती है क्या हमें? 50 रन्स. वैसे भी हमारे देश की जो भी पॉपुलेशन है, अगर उस पॉपुलेशन से हम नेशनल इनकम को डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज नंबर मिलेगा और वो पर कैपिटा इनकम है. और ये नंबर एक डिसेप्टिव मतलब झूठा भी हो सकता है. पर कैपिटा इनकम का मतलब ये नहीं कि जितनी पर कैपिटा इनकम मतलब हर इंसान की उतनी इनकम है. किसी की बहुत ज़्यादा है और किसी की बहुत कम है, किसी की नेशनल इनकम बिल्कुल नॉमिनल भी हो सकती है. तो ये एक डिसेप्टिव नंबर है जो किसी भी
कंट्री के प्रोग्रेस के बारे में नहीं बताता, लेकिन पर कैपिटा इनकम से हम कुछ अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, अब पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम के बाद लोगों की लाइफस्टाइल भी बदलनी चाहिए, तो हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानेंगे। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, total income of the country is called national income. By dividing the total income of the country with total population of the country, we obtain per capita income that we just discussed. It can be asked in one marker, what is national income and what is per capita income. While living standard includes the facilities like obtaining food, clothes. अब living standard में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि एक तो अच्छा खाना, कपड़े, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिले, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मिले और रहने को एक अच्छा सा घर मिले। ये सारी कंडीशंस है, सिर्फ पैसे से कुछ नहीं होगा। तो ये सारी अगर कंडीशंस अच्छी होती हैं, देन वी कैन से इट इज़ अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट इन सर्विस एंड फैसिलिटीज़। हमारे यहाँ फूड ग्रेन, क्लोथ, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, शेल्टर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी हैं। द अबव मेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड ईजिली एंड इन अ बेटर वे कंपेयर टू द पास्ट। अब पहले से ज़्यादा हम ये चीज़ों को अच्छी तरह से अपनी पब्लिक को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वी मे से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी हो रहा है। वी आर अ डेवलपिंग कंट्री और वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। आई विल टेल यू लेटर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेवलप्ड कंट्री एंड अ डेवलपिंग कंट्री। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इंडिया की नेशनल इनकम देखें 8736039 करोड़ थी 2011-12 में। अब वो बढ़कर 15-16 में 13567,192 करोड़ हो चुकी हैं। और नेशनल इनकम इज इंक्रीजिंग। अब हम समझेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। अब नॉर्मली क्या होता है इन ऑर्डिनरी सेंस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों हम ये लगाते हैं, ये समझते हैं कि दोनों ही इकोनॉमिक इंक्रीज है, पर ऐसा नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव। इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब किसी कंट्री के पास कितना पैसा ज़्यादा है, कितना पैसा बढ़ा है, ओके। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब एक देश में लोगों की हालत, उनकी लाइफस्टाइल कितनी चेंज हुई है, मतलब लोगों की लाइफस्टाइल की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, तो वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और सिर्फ पैसा बढ़ा है तो वो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होगा मतलब लोग अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमिक प्रोग्रेस दूसरा स्टेज आ जाएगा। वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये फर्स्ट स्टेज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस ये दूसरा स्टेज है। फर्स्ट स्टेज इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिमेंबर, एंड द सेकंड स्टेज इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी on the basis of the new researches in economy, increase in production is economic development। अब हम रिसर्चेस बताते हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस मतलब प्रोडक्शन जितना बढ़ता है उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है। कोई भी देश जितने प्रोडक्शंस गुड्स के ज़्यादा करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा सकता है। बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड्स, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, देयर हैज़ बीन मैनीफोल्ड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है और दिस वॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और दूसरी तरफ व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड, उसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोलेंगे। अगर हम ये क्रॉप जो ग्रो करते हैं उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्वालिटी उसकी हम क्योंकि सीड्स की बदल देंगे, क्वालिटी बदलेंगे और उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और दूसरी बात है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ा कर लिया है तो उसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोलेंगे। अगर हम सीड्स इंप्रूव करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्वालिटी बदल रहा है। और अगर हम लैंड को बढ़ाएंगे तो दैट इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ओके। इन रिलेशन टू डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस, ये बहुत अच्छा है टॉपिक समझने के लिए। डिफरेंस इज सीन इन बोथ द इन रिलेशन टू डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस। अब नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है और उसकी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो उसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो कंट्री डेवलप तो हो चुकी है, अब उसको डेवलप होने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी डेवलप, अब उसे डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उसको जो भी अब बढ़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको नहीं कहेंगे, उसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहेंगे। लेकिन जो देश अभी डेवलप हो रहा है
और वहाँ नेशनल इनकम बढ़ती है तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक डेवलपिंग की प्रोसेस चल रही है। तो वहाँ अगर पैसा बढ़ता है तो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर डेवलप्ड कंट्री में पैसा बढ़ता है दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर डेवलपिंग कंट्री में पैसा बढ़ता है उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर एक ग्लास में पानी पूरा ग्लास भरा हुआ है और दूसरा ग्लास आधा खाली है, ओके, मतलब डेवलप कंट्री वो है जिसमें पूरा ग्लास भरा हुआ है और आधा ग्लास वो है कि जो डेवलपिंग कंट्री है। तो पूरा ग्लास भरा है वो डेवलप्ड कंट्री है, उसमें आप पानी डालोगे कहाँ जाएगा? बाहर ही जाएगा। अब डेवलपमेंट का ग्लास भर चुका है, अब जो होगा वो इंक्रीज होगा, मतलब दैट इज इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और डेवलपिंग कंट्री में आधा ग्लास खाली है, आप पानी डालोगे तो क्या होगा? अभी उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है। तो वहाँ अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो दैट विल बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन डेवलप कंट्री में अगर इनकम बढ़ेगी तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब और एक बात आप मुझसे पूछोगे कि सर डेवलपिंग कंट्री क्या होता है और डेवलप्ड कंट्री क्या होता है। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं। 2-3 उसके क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले एक डेवलप्ड कंट्री वो होता है, मैं आपको बता दूँ। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमी के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डेवलप्ड कंट्री वो होता है कि जहाँ पॉवर्टी जरा भी नहीं होती है, मतलब बहुत कम माइनर परसेंटेज होती है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। वहाँ एक तो पॉवर्टी नहीं होती है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, और जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उनको अच्छी तरह से गवर्नमेंट उनका ध्यान रखती है। तो कोई भी कंट्री अगर अपनी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले तो वो डेवलप्ड कंट्री है। मतलब वहाँ कोई भूखा नहीं मरता है, कोई भूखा नहीं सोता है, और वहाँ के लोग ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वहाँ भिखारी नहीं होता, अनएम्प्लॉयड नहीं होता, लेकिन बहुत कम होते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री, हमारा देश अभी डेवलप हो रहा है, अभी हम पूरी तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए हैं, अभी पूरी तरह से हम पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनको हम आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। तो इसकी वजह से हमारा देश भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं और कौन सी इकोनॉमी को डेवलपिंग क्यों कहा जाता है। इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। और जो डेवलप कंट्री है उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा होती है और डेवलपिंग कंट्री की कम होती है। अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2004 की बात करें तो जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $735 अमेरिकन डॉलर से कम है उसको डेवलपिंग इकोनॉमी माना जाएगा, राइट। जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम $735 से कम है उसको डेवलपिंग इकोनॉमी माना जाएगा। अब आप बोलोगे कि कोई कंट्री डेवलपमेंट कर सकता है, वो 735 से ज़्यादा, अगर उसका 500 अमेरिकन डॉलर है वो 1000 भी कर सकता है। हाँ, कर लेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इकोनॉमी के डेवलप हो जाएगा। एक तो पहला उसने क्राइटेरिया कंप्लीट किया कि पर कैपिटा इनकम मिल गई। अब दूसरा उसको ये करना पड़ेगा कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी पड़ेगी और पॉवर्टी दूर करनी पड़ेगी। चलो हम कुछ फीचर्स देखते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के। सबसे पहला फीचर है लेस पर कैपिटा इनकम। जो हमने देखा कि इन देशों की नेशनल इनकम बहुत कम होती हैं और उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कुछ 1.9 जैसी है, मतलब 2%, 1.9% या 2%। मीन्स एवरी ईयर वी आर हैविंग मोर देन 2 करोड़ पीपल, 2 करोड़ children are taking birth in India. So per capita income remains low because population is increasing very fast. So इसकी वजह से पर कैपिटा इनकम कम होने से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी कम ही रहता है। पॉपुलेशन ग्रोथ की हमने बात की। पॉपुलेशन ग्रोथ डेवलपिंग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा होता है और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ 2% और मोर इन दिस नेशंस। ऐसे देशों में पॉपुलेशन ग्रोथ 2% होता है जो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर 135 करोड़ हैं तो उसमें मान लो आपको 2 करोड़ से ज़्यादा ही होगा इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है वहाँ ज़्यादातर लोग खेती पर भरोसा करते हैं। 60% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग इकोनॉमी। इसकी वजह यह है कि यहाँ इलिटरेसी भी ज़्यादा होती है, अनपढ़ लोग ज़्यादा होते हैं, और खेती में तो कोई भी जा सकता है, पढ़ा लिखा या अनपढ़। तो 60% इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लोग। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल इनकम, और इंडिया में इनका
जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो सिर्फ 26% है। मतलब आप देखो 100 में से 60 लोग खेती करने जाते हैं, लेकिन उनकी इनकम 26 लोगों जितनी ही होती है, बहुत कम होती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैंने आपको पहले बताया कि पर कैपिटा इनकम आपने देखा, पर वो किसी भी इंसान के इनकम का सही नंबर नहीं दिखाता है, वो एवरेज नंबर है। मैंने जैसे बताया कि बैट्समैन ने कितने रन बनाए, तो एक बैट्समैन ने कितने बनाए वो एवरेज बता सकता है, रियली नहीं बता सकता। एवरेज मार्क्स वो होते हैं, एवरेज रन्स वो होते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज, और सिटी और विलेजेस में होता है। डेवलपिंग इकोनॉमी में 40% नेशनल इनकम जो देश की होती है, मतलब 40% हिस्सा वो 20% लोग लेके चले जाते हैं, और जो सबसे गरीब पूरेस्ट 20% लोग होते हैं उनके हाथ में सिर्फ 10% नेशनल इनकम का आता है। वहाँ 40% हिस्सा नेशनल इनकम का 20% लोगों के पास चला जाता है। मतलब हर को कितना मिला, एवरी पर्सन गॉट एटलीस्ट 2%, और यहाँ 20 है तो 10 मिला, मतलब 0.5% या उससे भी कम मिल सकता है। तो ये इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। द पुअर गेट्स पुअरर एंड द रीच गेट रीचर। दिस कंसंट्रेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी सीन इन द हैंड ऑफ रिच पीपल, और डेवलपिंग इकोनॉमी में ज़्यादातर पैसे वाले लोग, उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, द पुअर गेट्स पुअरर। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी कंट्रीज़ में एटलीस्ट 3% लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। टोटल लेबर फोर्स में से 3% लोग यहाँ अनएम्प्लॉयड होते हैं। और यहाँ अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं, जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एक सीजन में काम मिले दूसरे सीजन में नहीं मिले। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हो जितनी ज़रूरत नहीं हो। ये हम अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इंडस्ट्री बदल जाए उसकी वजह से लोगों को काम छोड़ना पड़ता है, तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का पीरियड भी बहुत लंबा होता है। अब पॉवर्टी, ऐसे कंट्रीज़ में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है। पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई, जो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ये अपनी फैमिली को अगर नहीं दिला सकते तो दे आर कॉल्ड पुअर पीपल। इन डेवलपिंग कंट्रीज सच पीपल कंस्टिट्यूट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और टोटल पॉपुलेशन के 1/3 लोग पुअर होते हैं। ड्यूअल इकोनॉमी, अब डेवलपिंग कंट्री में ड्यूअल या तो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होती है। कैसे? एक तरफ पुरानी तरीके से फार्मिंग, बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, मतलब पुरानी तरीके से सोचने वाले लोग, और प्रोडक्शन भी कम होता है। और दूसरी साइड ऐसी कंट्रीज़ में न्यू मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ भी होती है, न्यू प्रोडक्शन होता है, न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स और मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल भी होती है। मतलब दोनों साथ में होता है, पुरानी इकोनॉमी भी और नई इकोनॉमी भी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब जैसे रोड हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, तो ये पूरी नहीं होती हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। और ये इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होने की वजह से ये बड़े बड़े बिजनेस हाउस को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से डेवलपमेंट भी रुक जाता है। तो एक कंट्री को अगर प्रोग्रेस करना है तो उसको पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बेसिक फैसिलिटी में जैसे रोड हैं, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ या तो बैंकिंग को पहले इम्प्रूव करना चाहिए। अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। अब इंटरनेशनल ट्रेड मतलब दूसरे देशों से खरीदना और बेचना। अब ये जो फॉर्म होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो थोड़ा अलग होता है। ऐसी डेवलपिंग इकोनॉमीज ज़्यादातर क्या अपने एक्सपोर्ट करती है, वो एग्रो प्रोडक्ट्स मतलब फार्म प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं, और मिनरल ऑयल्स एक्सपोर्ट करती हैं, और इनकी डिमांड बहुत कम होती है, इसलिए इनको पैसे भी कम मिलते हैं। और एक्सपोर्ट से ऐसी कंट्रीज़ को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, पर इनका इंपोर्ट बहुत महंगा होता है, क्योंकि ये दूसरी कंट्रीज से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या तो मशीनरी मंगवाते हैं, और ये बहुत कॉस्टली होती हैं, इसलिए इनको एक्सपेंस इंपोर्ट पे ज़्यादा करना पड़ता है। सो द कंडीशंस ऑफ फॉरेन ट्रेड्स आर एडवर्स, देयर इज़ एन इंक्रीज इन फॉरेन डेट, और फॉरेन ट्रेड की कंडीशन यहाँ बुरी होती है, इसलिए इनका फॉरेन का जो डेट है वो भी बढ़ता जाता है, मतलब इनका उधार बढ़ता जाता है। Thus we see above mentioned features in developing countries.
As Indian economy is developing, all these features are related to India in greater or lesser measure. ये सारे के सारे आपको जो फीचर्स हैं इंडियन इकोनॉमी में ज़रूर नज़र आएंगे, कम या ज़्यादा। अब हम यहाँ से इकोनॉमिक्स की एक बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप दिन भर कितने सारे काम करते हो, राइट? आप स्कूल जाते हो, आपके पापा ऑफिस जाते हैं या अपने बिजनेस पे जाते हैं, फिर वो शाम को आके आपको पढ़ाते हैं। आपके पापा की बात करूं तो ऑफिस में जाके काम करते हैं, फिर घर पे आके के काम करते हैं और आपको पढ़ाते हैं। तो उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एक सीधा आपको एग्जांपल दे दूँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो कि जिससे आपको पैसा मिलता है या जिससे आपको पैसा देना पड़ता है। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो जिसमें पैसे की बात आती है, ओके, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। सपोज आपके पापा ऑफिस जाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट? आप कहीं जाते हो, किसी पिज़्ज़ा हाउस में जाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपको वो पिज़्ज़ा मुफ्त में नहीं देता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो जो चीज़ों में पैसा शामिल होता है, जो एक्टिविटीज़ में पैसा शामिल होता है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। एक फार्मर खेती करता है किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। एक आर्टिस्ट चित्र बनाता है, क्यों? पैसे के लिए। एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है पैसे के लिए। एक टीचर क्यों पढ़ाता है स्कूल में? पैसे के लिए, उसको सैलरी मिलती है। तो ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी तरह, अगर जो एक्टिविटीज़ में आपको पैसे नहीं मिलते या तो आप वो पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है। जैसे आपके पापा ऑफिस में काम करते तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उनको सैलरी मिलता है। घर पे आपके पापा आपको पढ़ाते हैं तो आप उनको पैसे देते हो? नहीं देते हो ना, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आपके घर के आसपास जो गार्डन बना है या आपने कुछ पौधे लगाए हैं, उसको डेली पानी देते हो, उसका ध्यान रखते हो, वो आपको अच्छा लगता है, उससे पैसे नहीं मिलने वाले, दैट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक माँ अपने बच्चों को बड़ा करती है, उसके लिए उसको स्कूल के लिए तैयार करती है, उसको खाना बना के देती है, उसका पूरा ध्यान रखती है, तो वो पैसे के लिए नहीं करती है। हम किसी भी सोशल सर्विस जो करते हैं समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। अगर आप पिज़्ज़ा हाउस में जाके पिज़्ज़ा खाते हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन आप किसी गरीब बच्चे को पढ़ा देते हो 1-2 घंटे के लिए, उससे पैसे नहीं लेते हो, दैट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो ये हम समझ गए इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इंडियन इकोनॉमी के 3 स्ट्रक्चर हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। 3 सेक्टर्स हैं, एक तो प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है सर्विस सेक्टर। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब प्राइमरी सेक्टर, इसका सीधा मतलब है जो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ज़मीन से मिलती हैं, अर्थ से मिलती हैं। तो एग्रीकल्चर मतलब खेती और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे कैटल रियरिंग, गाय भैंस को बड़ा करना, कैटल ब्रीडिंग, गाय भैंस को उनका ध्यान रखना, उनको बेचना, खरीदना, फिशिंग करना, मच्छी पकड़ना, पोल्ट्री फार्म, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जंगल में से गम है, वुड है, ये सब इकट्ठा करना, रॉ मटेरियल को ज़मीन में से निकलना, मतलब जो भी अर्थ हमें फ्री में देती है वो एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, ये इसमें सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, सारी इंडस्ट्रीज इसमें आ जाती हैं। अगर भीड़े घर पे अचार पापड़ बनाता है तो वो भी इंडस्ट्रीज में आ जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बिजनेस हाउसेस, सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें जो रॉ मटेरियल मिलता है उसको प्रोसेस करके चेंज किया जाता है, इसको इंडस्ट्री बोला जाता है। विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल पिन टू जाइजेंटिक मशीन। इसमें छोटी सी पिन से लेकर बड़े बड़े जाइजेंटिक मशीन्स या तो बड़े बड़े एरोप्लेन्स भी बनते हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर होता है। अब तीसरा सेक्टर है, इसमें सर्विसेज होती हैं, इसमें गुड्स कम होते हैं, सर्विसेज होती है, जिससे ट्रेड मतलब लेना और खरीदना, लेना और बेचना, कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ये सब सर्विसेज में आता है। मतलब इसमें
आप कोई गुड्स नहीं देते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, कम्युनिकेशन के लिए, एयरवेज के लिए, वाटरवेज के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आप कॉटन ग्रो करते हो अपने खेत में, तो वो कॉटन जो ग्रो करते हो वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ओके। वो कॉटन में से कपड़ा बनता है इंडस्ट्री में, तो वो इंडस्ट्रियल, वो सेकेंडरी सेक्टर में चला जाता है। कॉटन जो आपने खेत में ग्रो किया वो प्राइमरी सेक्टर था, फिर वो चला जाता है इंडस्ट्री में जहाँ कॉटन में से कपड़ा बनाया जाता है, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। अब वो कपड़े को आप किसी शोरूम में बेच देते हो और शोरूम वाला उसको दूसरों को बेचता है, दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो कॉटन जो आपने ग्रो किया फार्म में, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, उसमें से कॉटन में से कपड़ा बना, कॉटन क्लोथ, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। फिर वो शोरूम में गया, दैट इज सर्विस सेक्टर। सो दीज आर द 3 सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस, या तो टर्शियरी सेक्टर भी बोला जाता है। सेकेंडरी को इंडस्ट्री सेक्टर भी बोला जाता है। नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स, और डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं और उनकी नेशनल इनकम भी वहीं से मिलती है। हाउएवर देयर इज राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज इन, और जैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है लोग प्राइमरी सेक्टर में से सेकेंडरी में शिफ्ट होते हैं और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होते हैं। और ये चेंज इंडिया में अब स्टार्ट हो चुका है, लोग प्राइमरी में से सेकेंडरी और सेकेंडरी में से टर्शियरी में जाने लगे हैं। चलो इकोनॉमिक्स की और एक बात करते हैं, और वो हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप अगर कोई भी बिजनेस करना चाहो तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड की बात करें तो ज़मीन, आप नॉर्मल लैंग्वेज में लैंड मतलब जो सरफेस के जिस पर हम खेती करते हैं, जिस पर बिल्डिंग बनाते हैं, उसको हम लैंड बोलते हैं। पर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके अलग अलग मायने हैं। इसमें लैंड में फॉरेस्ट भी आ जाता है, रिवर्स भी आ जाती है, माउंटेन्स भी आ जाते हैं, मिनरल्स भी आ जाते हैं, ये सारा लैंड में आ जाता है। अर्थ और मेटल्स भी आ जाता है, प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस। सो लैंड इज ए नेचुरल टूल फॉर प्रोडक्शन। आप कोई भी खेती करना चाहते हो तो आपको लैंड चाहिए। आपको एक इंडस्ट्री डालनी है, उसके लिए भी आपको ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए, तो उसको हम इकोनॉमिक्स में लैंड बोलते हैं। आपके पास फॉरेस्ट है, आपके पास फैक्ट्री है, आपके पास खेत है, वो लैंड है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ऑफिस है, दैट इज ऑल्सो ऑन लैंड, सो दैट इज कॉल्ड लैंड। तो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। सबसे पहले आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपकी ऑफिस चाहिए, आपकी फैक्ट्री चाहिए, खेत चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसको लैंड बोला जाएगा। कैपिटल, अब आपको लैंड लेना है, बिजनेस के लिए ऑफिस लेनी है, खेती करनी है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा होता है कैपिटल, जिसको हम मूडी भी बोलते हैं। अब इसमें कैपिटल में मनी भी आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं, टूल्स भी आ जाते हैं, हाउसेस भी आ जाते हैं। तो कैपिटल प्रॉपर्टी, एसेट्स या इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। सपोज आप अपनी फैक्ट्री में बड़े बड़े मशीन्स लगवाते हो, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, यू हैव इन्वेस्टेड योर कैपिटल देयर, ओके। तो कैपिटल मतलब मूडी और बड़े बड़े मशीन्स वगैरह होते हैं। तो आपने एक ज़मीन खरीदी, उसमें फैक्ट्री लगाई, उसमें मशीन्स लगाए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब आपने लोन लिया, उससे पैसे इकट्ठे किए, कैपिटल इकट्ठा किया, उससे मशीन खरीदा और फिर फैक्ट्री खरीदी और उसमें सब लगवाया, तो आप उसमें थोड़ी मजदूरी करोगे, आप उसके लिए आपको लेबर चाहिए, राइट। तो वहाँ वर्कर्स जो काम करने आएंगे आपकी फैक्ट्री में, दैट इज कॉल्ड लेबर। लेबर का मतलब ये होता है कि कोई भी मेंटल या तो फिजिकल वर्क पैसे के लिए अगर हम करते हैं उसको हम लेबर बोलते हैं। इसमें डॉक्टर भी आ सकता है, सड़क पे खड्डा खोदने वाला मजदूर भी आ सकता है। इसमें मेंटल या फिजिकल कोई भी वर्क जो करते हो जिससे आपको पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड लेबर। लेबर इज लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और लैंड कैपिटल दोनों ही नॉन लिविंग है, लेकिन लेबर मतलब मजदूर वो एक लाइव फैक्टर है प्रोडक्शन का। वर्क ऑफ फार्म लेबरर्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिसन, सारे के सारे हम लेबरर्स हैं। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप, द पर्सन हु इफिशिएंटली कंबाइंस द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो आदमी ये लैंड, लेबर और कैपिटल तीनों को कोऑर्डिनेट करता है और तीनों को कंबाइन करके बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, और वो जो काम कर रहा है उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। तो ही इज कोऑर्डिनेटिंग लैंड, labor and capital. The process of coordinating the 3 factors of production in profit making process is called
entrepreneurship. Now, in the next part of this video, in next video we'll discuss the distribution of factors of production, and we will discuss different economies also in the second part of this chapter. Bye for now. Have a wonderful time.